हेलो एंड वेलकम, आई एम नेहा सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के चैप्टर 4 मुगल एम्पायर के नेक्स्ट पार्ट को। 2 पार्ट्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उनमें ऑलरेडी हमने 2 बड़े बड़े ग्रेटेस्ट जो एम्परर्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अकबर से। अकबर वॉज ओनली 13 years old when his father हुमायूं died। वो मात्र 13 साल के थे अकबर जब उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। ही बिकेम मुगल एम्परर, और इसी वजह से उन्हें मुगल एम्परर बनाया गया या वो बने। बैरम खान वॉज अपॉइंटेड एज हिज गाइड एंड ट्यूटर। बैरम खान को उनका गाइड या ट्यूटर बनाया गया, जिससे उनको राजनीति शास्त्र या जितने भी जिस तरीके की एक राजा की परवरिश होनी चाहिए वो सारी खूबियां उनको मिल सके, क्योंकि जो बैरम खान थे वो हुमायूं के बहुत नजदीक थे, उनके बड़े वफादार थे। His reason can be divided into 3 parts। इसको हम 3 different parts में divide करके पढ़ सकते हैं। So let's start the first part, 1556 to 1570। ये वो ड्यूरेशन है जब बहुत सारी डिफरेंट चीजें हुई। आप कह सकते हैं कि ये वो ड्यूरेशन है जब अकबर बढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे। ओके, सो अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। क्यों कहा गया है ऐसा? क्योंकि जब अकबर 13 साल की उम्र के थे तो ऑब्वियसली बात है, बहुत कम उम्र थी, बहुत छोटे थे, तो उनके पिता के जितने वफादार लोग थे वो सब इनकी केयर करते थे। और कहीं ना कहीं केयर के आप कह सकते हो केयर के चक्कर में वो कहीं ना कहीं उनका मिस यूज भी कभी कभार करते थे, या अपने हिसाब से जो पूरा रीजन था उसको चला रहे थे। इस वजह से जब वो अकबर थोड़े बड़े हुए, उनको समझ में आया कि देखो कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत हो रही हैं, और इसलिए उन्होंने बैरम खान के साथ ही अपने कुछ और दूसरे डोमेस्टिक स्टाफ को हटा दिया। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड द अदर अफगान्स। अदर जो अफगान्स थे, सूरीज थे, मतलब अब वो बड़े हो चुके थे, तो वो अपने हिसाब से कैंपेनिंग भी कर रहे थे, मिलिट्री कैंपेनिंग। और डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज थे, जो उनके अगेंस्ट में लोग खड़े होते थे, उनसे भी वो मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू आगे बढ़ रहे थे। अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना, जो राज्य थे जो उनके अगेंस्ट थे, जैसे मालवा और गोंडवाना का नाम सबसे ज्यादा आता है, उनको भी उन्होंने संभाला। उनको भी या तो आप कहो कि युद्ध के थ्रू, वॉरफेयर के थ्रू उन्होंने उसको जीत लिया, या फिर समझौता कर लिया। एंड द सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड द उज्बेक्स। उज्बेक्स जो थे उनके भाई थे मिर्जा हाकिम, उनसे भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो वो लोग रिवोल्ट करते थे उनके खिलाफ, उनको भी दबा दिया। In 1568 the सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ was seized। 1568 आते आते उन्होंने चित्तौड़, जो कि सिसोदियास की कैपिटल थी, उसको सीज करा, और फाइनली 1569 में रणथंबोर को भी उन्होंने सीज कर लिया। तो ये सारी चीजें वो करते चले जा रहे थे, और बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी वो नए नए डिसीजंस लेते जा रहे थे। बात करते हैं नेक्स्ट की, 1570 से 1585। इन 15 इयर्स में उन्होंने क्या किया? मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट एंड बिहार। अब वो बढ़ रहे थे, अपने मिलिट्री कैंपेन्स को भी बढ़ा रहे थे, क्योंकि इंडिया पे वो राज करना चाहते थे, ना कि एक छोटे से राज्य पे। सो मिलिट्री कैंपेन कैसे बढ़ाया उन्होंने? गुजरात से फॉलो करवाया ईस्ट, बिहार तक, बंगाल एंड उड़ीसा तक। दीज कैंपेन्स वर कंपाइल्ड कॉम्प्लिकेटेड by the 1579 to 1580 revolt in support of मिर्जा हाकिम। इनका नाम अभी भी आया था कि इनके भाई थे, और उनके सपोर्ट में ये जो कैंपेन्स थे ये बहुत ज्यादा रिवोल्ट में तब्दील हो रहे थे, बहुत ज्यादा लोग इनके अगेंस्ट हो रहे थे। In 1855 to 1605, 1885 to 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। इनका राज्य लगभग बढ़ चुका था, क्योंकि इन्होंने जितने भी इनके लोग अगेंस्ट होते थे या रिवोल्ट करते थे उनको ये दबा देते थे। इनकी सेना बहुत परफेक्ट थी, इनकी मिलिट्री, इनकी आर्मी बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, आर्मरीज बहुत ज्यादा थी इनके पास, तो ये हर चीज में सक्षम थे, आप कह सकते हो। एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर बढ़ रहा था। अभी जो हमने लास्ट 2 टर्म्स पढ़े उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कैसे सरवाइव किया, बट दिस इज द टाइम इन 1585 टू 1605 जब उन्होंने एक्सपेंशन किया। ओके,
कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, कैंपेन सबसे पहले उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में स्टार्ट किया. कांधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद्स, कश्मीर वॉज नेक्स्ट, कांधार को उन्होंने सीज कर दिया सफाविद से, कश्मीर को हड़प लिया, एज ऑल्सो काबुल एज वेल. आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम, मिर्जा हाकिम की डेथ हो गई और उसके बाद उन्होंने काबुल को भी हड़प लिया. कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बैरर, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड. इन सारे पार्ट्स को वो कहीं ना कहीं हड़पते जा रहे थे. In the last year of the reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future Emperor Jahangir. Finally कहते हैं ना बाप किसी से नहीं दबता, अपने बेटे से दबता है, तो वो चीज पूरी पूरी अकबर पे लागू होती है कि ये किसी से नहीं डरे. इन्होंने एक्सपेंशन करते चले गए, इतने लंबे अप्रोक्स जो ईयर है उनमें इतने सालों साल इन्होंने रूलिंग करी, बट ये किससे हार गए लास्ट में, ये अपने ही बेटे सलीम से हार गए. और फाइनली जो सलीम थे वो नेक्स्ट एम्परर बने मुगल एम्पायर के, जिनका नाम था जहांगीर. तो पढ़ते हैं अब जहांगीर के बारे में कि ये जहांगीर कौन थे. प्रिंस सलीम सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑन थर्सडे 3 नवंबर 1605. प्रिंस सलीम, जिनको कि जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने गुरुवार के दिन 3 नवंबर 1605 को सक्सीड किया, नए राजा बन गए. 8 days आफ्टर हिज फादर्स डेथ, और उससे 3 नवंबर को ये चढ़े और उससे ठीक 8 दिन पहले अकबर की डेथ हुई थी. एंड ही कंटिन्यूड द मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर. लेकिन ये जब राजा बने, जब एम्परर बने, तो इन्होंने रोका नहीं, इन्होंने उस मिलिट्री कैंपेन को वो बढ़ाते चले गए अपने साथ. Second point is Jahangir sent his first expedition against Mewar under the command of his son Khurram, but the army had to be called back due to the rebellion. जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को के साथ मेवाड़ पे अटैक करने के लिए उनको भेजा, लेकिन कुछ आर्मी के जो रीजंस थे, रिबेलियंस थे, उनकी वजह से इन्हें वापस बुलाना पड़ा. प्रिंस खुर्रम, जहांगीर एल्डर सन, प्रिंस खुर्रम जो थे वो जहांगीर के बड़े बेटे थे. खुसरो मिर्जा वॉज डिफीटेड इन द 1606 एंड कन्फाइंड इन द फोर्ट ऑफ आगरा. खुसरो मिर्जा हार गए 1606 में, जो कि फोर्ट आगरा फोर्ट में जिन्हें बंदी बनाया गया. एज पनिशमेंट खुसरो मिर्जा वॉज हैंडेड ओवर टू हिज यंगर ब्रदर एंड वॉज पार्शली ब्लाइंडेड. उन्हें आधा अंधा कर दिया गया. In 1622, Khurram murdered his blind older brother Khusro Mirza in order to smooth his own path to the throne. खुर्रम ने अपने भाई खुसरो की मृत्यु को मरवा डाला और फाइनली अब उनके लिए पथ बिल्कुल क्लियर हो चुका था, रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था. In 1608, Jahangir sent an expedition under Mahabad Khan against Amar Singh but failed to achieve success. 1608 में जहांगीर ने फिर से एक्सपेडिशन का जो नया था, जो वो बढ़ाते जा रहे थे इंडिया में अपना एक्सपेडिशन, उसके कारण महाबत खान को भेजा अमर सिंह के अगेंस्ट में. इन 1613 जहांगीर डिफीटेड राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़. 1620 expedition was sent against मलिक अंबर अंडर प्रिंस खुर्रम. 1620 में उन्होंने भेजा मलिक अंबर को प्रिंस खुर्रम के अगेंस्ट, which ended with the signing of a treaty between Malik Ambar and the Mughals. ओके, आप देख सकते हो कंटिन्यू 1608, 1613, 1620 कंटिन्यू एक्सपेडिशन चलता चला जा रहा था. मुगल जो एम्पायर था वो बढ़ता जा रहा था. कांगड़ा was conquered in 1620 but कांधार was lost in 1622. उन्होंने एक तरफ कहीं ना कहीं होता है ना कि हम एक तरफ वो जीत रहे थे और दूसरी तरफ हार रहे थे, तो कांगड़ा को उन्होंने जीत लिया था 1620 में, बट वो कांधार को हार चुके थे 1622 में. जस्ट लाइक हिज ग्रैंडफादर बाबर, जहांगीर ऑल्सो रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी. अपने ही ग्रैंडफादर, जो इनके ग्रैंडफादर थे बाबर, उनके जैसे इन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसको नाम दिया तुजुके जहांगीरी. अगर आप बाबर की बात करें तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम भी लगभग सेम है, तुजुके बाबरी. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं.
जहांगीर वॉज फेमस फॉर द चेन ऑफ जस्टिस। एक चीज बहुत अच्छी करी थी जहांगीर ने, चेन ऑफ जस्टिस। ही पुट अप अ चेन एट मेन गेट ऑफ हिज रॉयल रेसिडेंस which could be pulled by anyone if he had grievance, and that would be heard by किंग पर्सनली। इनके मेन गेट, जो इनका महल था, उसके मेन गेट के बाहर एक बड़ी सी रस्सी टांगी हुई थी, और वो रस्सी सीधे जो उसकी जो बेल थी वो राजा जो जहांगीर थे उनके घर के कमरे के बाहर थी, और वहां पे वो आवाज सुनाई देती थी। अगर गलती से, कहा जाता है कि अगर गलती से किसी जानवर से भी वो रस्सी खिंच जाती थी ना, तो पर्सनली राजा जो है वो उस जानवर से भी मिलते थे। ये सीधा सीधा हुक्म था जहांगीर का कि जो भी इस रस्सी को खींचेगा उसकी जो भी सुनवाई है, जो भी दुख है, जो भी शिकायत है, उसको मैं पर्सनली तुरंत सुनूंगा, चाहे वो रात हो दिन हो, कभी भी। In 1615, Jahangir granted permission in trade concession with India for British traders, which was taken by Sir Thomas Roe, English ambassador, and he also got permission to set up a factory at Surat. फाइनली अब मुगल तो थे ही पावरफुल, अब इनके बाद हम लोग एक नए जो आप कह सकते हो नए स्टेप में जा रहे थे, वो थे ब्रिटिश रूल। तो ये वही टाइम था 1615 का, जब ब्रिटिश फर्स्ट जो एम्बेसडर है सर थॉमस रो, वो इंडिया आए थे, और उन्होंने मुगल एम्परर जहांगीर से परमिशन मांगी थी कि हम आपके देश के साथ या आपके लोगों के साथ ट्रेड कर सकते हैं क्या। और जहांगीर ने हाँ कर दिया था कि चलो ठीक है भाई, बहुत सारे व्यापारी आते हैं, अफगान से आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, तो ठीक है आप भी आ जाओ। और उनको एक परमिशन दे दी थी कि आप एक फैक्ट्री भी, सर थॉमस रो ने पूछा कि हम हमारा सामान वहां से लाएंगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा, और ऐसा करते हैं एक यहाँ पे फैक्ट्री ही लगा देते हैं, तो सामान इजीली यहाँ पे बनेगा, आपके लोग भी उसमें काम करेंगे। तो ये सब उनको बहला फुसला के बड़े प्यार से और उन एक फैक्ट्री भी सेटअप करने का परमिशन ले लिया। जो जो सेटअप था फैक्ट्री का वो सूरत में किया गया। जहांगीर यूज टू कंसल्ट मेहरून निशा नूर जहां, बड़ा फेमस नाम है नूर जहां, शायद सबने कभी ना कभी सुना है, इनका असली नाम था मेहरून निशा, अबाउट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। जहांगीर अपनी वाइफ नूर जहां या फिर मेहरून निशा, उनसे ये हर तरह के पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में कंसल्ट करते थे। किसी भी चीज की इनको बात करनी होती थी, ये अपनी वाइफ से जरूर बात करते थे सारे ही मैटर्स पे। आफ्टर द लॉस ऑफ कांधार, जहांगीर फेल इल। कांधार जब उनके हाथ से निकल गया तो वो बीमार रहने लगे। 1922 की बात है, हम लोगों ने अभी पढ़ा। एंड नूरजहां टुक रीजंस ऑफ द गवर्नमेंट इन हर ओन हैंड्स। और फाइनली नूरजहां, क्योंकि हर चीज में कंसल्ट करती थी, उनको हर चीज के बारे में पता था, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो जब बीमार पड़े तो सारा जो दारमदार था वो नूरजहां ने अपने हाथों में ले लिया। शी स्टार्टेड इशूइंग रॉयल ऑर्डर अंडर ओन नेम। इवन इतना ज्यादा अपने हाथ में, या एक तरीके से समझ लीजिए इनडायरेक्टली क्वीन जो थी या किंग का जो काम कर रही थी वो नूरजहां थी। उन्होंने रॉयल ऑर्डर्स भी देने शुरू कर दिए थे, जो फरमान जारी होते थे राजा की तरफ से वो भी नूरजहां के नाम से होने लगे थे। एंड स्टैम्प ऑल्सो, उनके स्टैम्प में भी नूरजहां का नाम रहता था। इवन द क्वाइन वर इशूड जॉइंटली इन द नेम्स ऑफ जहांगीर और नूरजहां। इवन इतना ज्यादा वर्चस्व बना लिया था नूरजहां ने कि वो जो क्वाइंस होते थे उसमें भी जहांगीर के साथ साथ नूरजहां का भी नाम जो कॉइन्स थे उसमें गुदवाया गया था, इशूड किया गया था। जहांगीर वॉज ट्राइंग टू रीस्टोर हिज हेल्थ बाय विजिटिंग कश्मीर एंड काबुल। जहांगीर जो थे वो ट्राई कर रहे थे बार बार कि जो हेल्थ है जो कश्मीर और काबुल का की तरफ जा रहे थे वो, कि उनकी हेल्थ को थोड़ा सा वो अच्छा हो सके, बढ़ सके, शायद वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा मिले उनको। तो ये वो अपनी तबीयत को सुधारने के लिए, हेल्थ के लिए वो कश्मीर से काबुल की तरफ या कश्मीर और काबुल के आसपास के एरिया में थे। ही वेंट फ्रॉम काबुल टू कश्मीर बट डिसाइडेड टू रिटर्न टू लाहौर। वो काबुल से कश्मीर की तरफ जा रहे थे, बट बीच में ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो लाहौर की तरफ रिटर्न हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द सीवियर कोल्ड, क्योंकि कश्मीर में उस टाइम बहुत ज्यादा ठंड थी, और वो वहां से लाहौर की तरफ मुड़ गए। And 1627 he died on the journey of Kashmir to Lahore and Prince Khurram assumed power। मतलब काबुल से कश्मीर आए, कश्मीर में उनको ठंड लग रही थी, वहां से उन्होंने बोला चलो लाहौर चलते हैं, और उसी बीच की जर्नी में ही उनकी डेथ हो गई 1627 में। और अब प्रिंस खुर्रम के पास पावर आ गई। और प्रिंस खुर्रम कौन थे? वो थे हमारे शाहजहां,
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन थे ये शाहजहां, इन्होंने क्या किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।